अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद से लाइव। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज भी आप जानते हैं कि कराची में भी मजीद वही सिलसिला जारी रहा। 7 से 8 अफराद हलाक हुए, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई और प्राइमरीली उन इलाकों में जहां पर ज्यादातर बलोच और पठान लोग बसते हैं, उन इलाकों में वायलेंस रही और जिनमें लसबेला, पटेलपाड़ा, बनारस वगैरह के इलाके शामिल हैं और दीगर इलाकों में भी कारोबार भी ना होने के बराबर, सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर, क्योंकि जो भी निकलेगा जला दिया जाएगा। इस किस्म का एक खौफ हिरास पिछले चंद दिनों से कराची में प्रिवेल कर रहा है और खास करके जब से आपको याद होगा कि 2 भाइयों की जो कि एमपीएम से इनका ताल्लुक था, उनकी हलाकत हुई, उसके बाद एक फसादात की लहर शुरू हुई और उसके बाद फिर अगले रोज एएनपी के कारकुन को मार दिया गया और उसके बाद खास करके ये प्रॉब्लम का स्टार्ट हो गया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये कि अब आपने देखा कि पिछले दिनों में भी हजारा कम्युनिटी जो है उसको काफी ज्यादा निशाना बनाया गया और उनको मारा गया, चाहे वो जायरीन की सूरत में ईरान जा रहे हो या फिर उनको टारगेट किलिंग की जाए, उनको काफी ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और आज भी यही हुआ कि तकरीबन 7 अफराद को बलूचिस्तान में भी मार दिया गया। अब ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, ये एक वायलेंस है, ये किस तरफ जा रहे हैं, हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है और सूबाई हुकूमत के क्या इस वक्त के तकाजे हैं, आज के प्रोग्राम में इसी पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो हालात है, खुदा न खास्ता सिंध में एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कराची में, बलूचिस्तान में एक और मसला मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं और ना सिर्फ कराची में सिर्फ ये लासानी बुनियादों पर कि जी उर्दू स्पीकिंग पश्तो स्पीकिंग को मारा या पश्तो स्पीकिंग पंजाबी को या उर्दू स्पीकिंग को मारा, बल्कि शिया सुन्नी फसादात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें एथिकल वायलेंस का भी 100% इसमें अमल दखल है। इसी पे आज बात करेंगे जी। मैं क्विकली अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मीर हासिल खान भजंजर साहब, बीएनपी से ताल्लुक है, नाइब सदर है बीएनपी के। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। प्रोग्राम में उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद ताहिर मशहदी साहब, सेनेटर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया मशहदी साहब आपका भी। और साथ में तशरीफ रखती जनाब ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहतरमा का ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी आप प्रोग्राम में। और थोड़ी देर में नाज़रीन में ज्वाइन इन करेंगे एएनपी के कौमी असेंबली के मेंबर जनाब हैदर अली शाह साहब, रस्ते में हैं और चंद ही मिनट में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आपसे शुरू करूंगा सर, लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वायलेंस इन बलूचिस्तान। सर, ये क्यों एक सर्टेन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कौन लोग हैं, क्या सिलसिला है? देखिए, इसमें जहां तक इस कम्युनिटी के टारगेट का ताल्लुक है तो वो छुपाया भी नहीं जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ तंजीमें उसको तस्लीम कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हमने किया है और वो ये भी कहते हैं कि हम और करेंगे और वो इसको अपना बिलीव समझते हैं और वो इस काम को कोई बुरा काम भी नहीं समझते। वो इसको एक तरह से अगर आप इसका जायजा लें, वो इसको अपना मजहबी फरीज़ा समझ के अदा कर रहे हैं और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 10 साल से हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा अरसे से हो रहा है कि क्वेटा शहर में फिर। मगर इसमें एक पर्टिकुलर चीज आप गौर करें कि वहां शिया कम्युनिटी में फारसी स्पीकिंग, ये जो हजारा है ये फारसी स्पीकिंग है। अब आपने फारसी स्पीकिंग को स्पेसिफिकली टारगेट इसलिए किया जाता है, वो ये समझते हैं कि दीज पीपल हैव कनेक्शन विद ईरान। ठीक है। इधर उसके साथ एक दूसरा आंसर जो है वो ईरानियन का भी है और उस लिहाज से सबसे ज्यादा टारगेटेड वही होते हैं। इसकी वजह कैसे ईरान से ताल्लुक है, फारसी स्पीकिंग शिया है, रहता पाकिस्तान में है, वोट पाकिस्तान में डालता है, क्यों मारा जाता है उसको, कौन मारने वाले हैं? सर, जितनी कत्ल हुए हैं वो तमाम मुख्तलिफ तंजीमों ने कबूल किए। अमल क्यों नहीं होता सर? रहमान मलिक उस पर कोई स्टेटमेंट तो नहीं देते, ना कोई बंदे काबू किए जाते, क्यों? और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सर वो बेचारे धरना देते रहते हैं, 10 साल में चीखे मारते रहते, कोई नहीं सुनने वाला। इस 10 साल में एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट को आप छोड़ दें। दूसरे फिर एमक्यूएम वाले सही चीख मारते हैं सर, वो भी यही कहते हैं कि जनाब हम नाम दे रहे हैं, बंदे बता रहे हैं, गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। कौन गिरफ्तार करेगा सर? यही तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि ये इसके पीछे फरमाइए। आप कराची पे आ जाए, कराची में हर कहीं लोगो एरियाज, इन एवरी साइड ऑफ कराची, ठीक है।
और कराची पिछले 15-20 साल से, ये जो अब हम लोगों के लिए तो मतलब मैं तो 20 साल से कराची में रह रहा हूं, ये जो सिचुएशन एक दिन बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, तीसरे दिन ठंडा हो जाता है, ये 20 साल से चल रहा है। कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कहे कि उसके दौर में ये नहीं हुआ। हर दौर में हो रहा है सर, कभी ज्यादा कभी कम, एक फ्लक्चुएशन है जरूर। ठीक, जाहिर है जिस शहर में जहां अराउंड कहने के मुताबिक 1 से 1.5 करोड़ लोग बसते हों और उन वहां पे 50,000 के करीब लोग हथियार बंद हों, 50,000 पीपल कराची में हथियार बंद लोग हैं, तो वहां अमन कैसे हो सकता है? बहुत से एरिया हैं पुलिस नहीं जा सकती आपकी, रेंजर्स को क्यों मुदाखलत करना पड़ता है? ठीक बात। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दफा गया और कुछ शोर गवा हुआ, कुछ दिन कार्रवाई डली किसने, रेंजर्स ने, और फिर मामला ठंडा हो गया और दोबारा कर। यानी कि सर विभाग की हुकूमत सीरियस नहीं है ना इस चीज को हैंडल करने में, बात तो ये समझ मुझे तो कोई सीरियस नजर नहीं आता है। इस हुकूमत को छोड़े, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत कांस्टेंट। तो सर फिर बाय डिजाइन ये चीज हो रही है। वैसे साहब आप लोगों ने 500 बंदों की फहरिस्तें दी, आपने पिन पॉइंट किए, आपने मतलब ये आपसे मुराद आपकी जमात ने, और बड़ा क्लियरली कहा जी कि इन लोगों पे हाथ नहीं डाला जाए, और नहीं डाला गया, गिरफ्तारियां नहीं हुई। कटी पहाड़ी आपके सामने मिसाल पड़ी हुई है, और फिर आपको याद होगा वो जो 13 अफराद हलाक हुए थे जहां पर वो कबाड़ियों का सारा दुकान वगैरह, वो भी क्योंकि जी वो भी आपके वोटर्स थे या सपोर्टर्स थे या कारकुन थे, जिस तरीके से भी कहा जाए। फिर कुछ एरियाज में ऑपरेशन होता है, कुछ में नहीं होता, फिर उसमें भी कुछ बाइस्ड एलिमेंट नजर आता है। फिर रहमान मलिक साहब के बयान आते हैं जी 30 पकड़ लिए, 35 पकड़ लिए, कुछ का इनसे ताल्लुक, कुछ का उनसे ताल्लुक। एक तो सिर्फ बताइए कि आप क्या समझते हैं, हु इज बिहाइंड द किलिंग? या ये बाय डिजाइन एएनपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, या ये गैर मुल्की लोग हैं कि चक्कर क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची प्रॉब्लम जो है वो एक बॉइलिंग पॉट है और बहुत सारे फैक्टर्स जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 1, कराची एक शहर है, बहुत ब्यूटीफुल शहर। ये बना था 60-70 लाख लोगों के लिए। इसकी कारखाने इतने हैं कि वो फीड कर सके 70 लाख की पॉपुलेशन को। इसकी बिजली इतनी है कि 70 लाख को दे सके, इतना इसका पानी इतना है, इसमें जॉब्स इतने हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इतनी है कि उतना लोग, अब 2.5 करोड़ लोग उधर बसने लगे। नंबर 1। नंबर 2, बेरोजगारी, ये वो जो है महंगाई, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ यूथ वो आ गया। बेरोजगारी की वजह से क्रिमिनल यूथ क्राइम की तरफ चले गए। उसके अलावा जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राइम, आपके माफियाज बन गए, लैंड माफिया, आर्म्स माफिया, ड्रग माफिया, ये। और ये सिर्फ आप पाकिस्तानियों को बुरा ना कहें या कराची के चंद लोगों को बुरा ना कहें, ये तो शिकागो में भी हुआ, ये न्यूयॉर्क में भी हुआ, ये मॉस्को में भी हुआ, टोक्यो में भी हुआ, द गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, शिकागो, मगर उन्होंने कैसे क्लेंस किया? उन्होंने लॉ को प्रिवेल करवाया और लॉ वहां पे प्रिवेल करती है। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग अपैरेटस है, ये रॉटन टू द कोर है। टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। जो है पोलिटिसाइज्ड है। उसके बाद करप्शन है, करप्शन राइट टू द कोर। अब ये जो माफियाज हैं, द अमाउंट ऑफ मनी दे टॉकिंग अबाउट, ये बजैयो साहब, मैं तो हम लोग तो गिन नहीं सकते वो अमाउंट जो कि सिर्फ वो आईजी को या डीआईजी को या उसको देते हैं। अब पुलिस में 100% करप्ट नहीं है। मैं 70 साल से कराची का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। अब वो कहाँ हैं? कोई इंचार्ज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, कोई इंचार्ज ऑफ लॉजिस्टिक है, कोई डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेमन ब्रदरान है, बशीर मेमन है, आपका एडी ख्वाजा है, ये नॉन लोग हैं। इन्होंने कभी एक आना करप्शन नहीं की और पूरा कराची इनकी गवाही देता है, और दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मगर उनको कोई इस्तेमाल नहीं करना। साहब एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं। हमारे दीगर मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया जी थोड़ी देर पहले। हैदर अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे।
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। तायरा औरंगजेब साहिबा, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी। मैं चाहूंगा एक तो रोशनी डालिए, कभी दोबारा से हजारा कम्युनिटी, खास करके उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि फारसी स्पीकिंग शिया हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, बाय डिजाइन, और तंजीमें जो हैं वो कबूल भी कर रही हैं, लेकिन कोई अमल दखल नहीं, कोई गिरफ्तारी में 10 साल तक कोई गिरफ्तारी, और 10 साल, एक डिकेड से ज्यादा अरसा हो गया। क्या समझती हैं क्यों हो रहा है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझती हूँ कि एक डिक्टेटर की जो गवर्नमेंट होती है वो अगर कुछ ना करे तो हम कहते हैं ठीक है, उसे कौन सा वोट लेने, लेकिन ये तो एक जमहूरी हुकूमत है। इसमें इस किस्म की बातें जो है वो एक तो आंखों को चुभती भी हैं और अच्छी भी नहीं है, और अवाम पर भी तासर अच्छा नहीं छोड़ती। चाहे एक जान का कत्ल हो या एक मजबूरी तौर पर कत्ल किया जाए, ये एक इंसानियत का कत्ल है और हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए। जो भी तंजीमें इनकी जिम्मेदारी कबूल करती हैं, खा वो अहले तशील होगा और ईरान से उनका ताल्लुक है, फारसी बाने या जो भी है तो पाकिस्तानी, है तो पाकिस्तानी। सबसे पहली बात यह है कि हमें हर पाकिस्तानी की जान और माल की हिफाजत के लिए हुकूमत को यकीनी इक़दाम करने चाहिए। खा वो कराची में कत्ल हो, बलोचिस्तान में हो, फाटा में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या गिलगित बल्तिस्तान में हो, या पंजाब के किसी इलाके में हो, मतलब ये हम सारे सूबे मिलते हैं। और खास तौर पर बलोचिस्तान के जिक्र के बगैर मैं समझती हूँ पाकिस्तान नामुकम्मल है। बलूचिस्तान की बहुत कुर्बानियां, और जो साहब का भी जो ताल्लुक जिस खानदान से है, मैं बहुत करीब से इन लोगों को जानती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मुहब्बे वतन लोग हैं। और बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जब से क्या में पाकिस्तान के बाद से हम इनके साथ कुछ भी अच्छाइयां नहीं कर सके, कोई किसी भी हुकूमत ने। अब अगर हम सोचते हैं कि बलूचिस्तान के लिए 64 साल हो गए हैं जी हमें कुछ करना है, तो फिर सबसे ज्यादा बलूचिस्तान मुस्तहिक है। और वहां पे अगर हम टारगेट किलिंग भी रोक लें तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये रुक नहीं रही। और रहमान मलिक साहब को मैं तो ये समझती हूँ, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ये इन चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम होती तो मैं तो रिजाइन दे देती। फिर क्या हो जाता? फिर कोई और अच्छा आदमी आता, या यही ये सोचें कि हमें किस तरीके से इस चीज को खत्म करना है, कंट्रोल नहीं करना, खत्म करना है। कि ये आए दिन की बात है, हम हाउस में खड़े होते हैं, स्पीकर साहब टाइम भी देती हैं हर शख्स को बोलने का, और बहुत डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि एमक्यूएम वाले कहते हैं हमारे कारिंदे कत्ल हो रहे हैं, एएनपी वाले कहते हैं जी हमारे लोग मारे जा रहे हैं। झूठ तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल ये भी सच बोलते हैं। कल हम लोगों ने भी ये कहा कि शटर डाउन, क्योंकि एमक्यूएम ने कहा था, तो एक आदमी जो दुकान खोल के बैठा था उसको कत्ल कर दिया गया, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। वो यंग लड़का 20-22 साल का, 20-22 साल का वो बच्चा था। अब बात ये है कि सारे अगर पाकिस्तानी हैं और सारे पाकिस्तानी अगर एक दूसरे की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो ये हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है कि जिसमें हम सोचते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अगर अमन अमान में तहफ़्फ़ुज़ एक शख्स की शहरी की जान को हासिल नहीं, तो फिर और हम क्या करेंगे? आपके लसानी बुनियादों पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, जमाती पे, और जो तंजीमें, ये पहले तो नहीं था। मैं इस पे वापस आता हूँ, नेक्स्ट राउंड में आपसे बात करूंगा इसके ऊपर। शाह साहब, ये जो आपके बंदे मारे गए, ये किन्होंने मारे? ये लोग कहते हैं कि आप लोग इन्वॉल्व हैं इनकी किलिंग में, आप लोग कहते हैं एमक्यूएम ने मारा, ये लोग पीपल्स पार्टी को भी पूरे का पूरा इल्जाम देते हैं। हो क्या रहा है कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये हम टॉक शो में बैठते हैं, बात करते हैं जी, लेकिन मैं चूंकि अभी मैं शाही सैयद साहब के शादी में था, बहुत सारे लोग आए थे कराची से, तो यही बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल में हम उस जगह अब पहुंच चुके हैं सैचुरेटेड पार्ट पे कि बस अब एक क्लेश खुदा न करे एक और हो जाए, तो बस हम उस जगह जी पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं है जी। बस मेरा काम है, मैं एमक्यूएम को ही ठहरा हुआ कि यही जिम्मेदार है जी, क्योंकि मैं एनपी से हूं, और उनका ये काम है कि हम ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ये इस तरह नहीं चलेगा जी। ये अब वक्त आ गया है कि तमाम लोग अपनी गलतियों का एहसास करें। दूसरी की गलती का मेरे ख्याल में तो बहुत आसान काम है, ये गलत है, ये इसने ये किया, इसने वो किया। अपने आप गरीबान में सबको जंगना चाहिए जी, मुल्क हमारा है। अब खुदा न ख्वास्ता इतना असला कराची में जमा हो चुका है, इतना असला, क्योंकि जब ये जंग से पहले की जो सूरत हाल होती है कि आपस में बात नहीं होती, तो हमारे इलाके में, तमाम इलाकों में इस तरह होता है कि लोग तैयारी करते हैं जंग के लिए। अब कराची में वही हो रहा है जी। तो खुदा न करे अगर इस तरह की कोई मामला हो जाए, फिर ये लीडरशिप यही होगी, फिर इस एक बिल्कुल एक जंग की तरफ जा रहे हैं, एक तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग उनको नहीं देखना बर्दाश्त करते, आप लोग इनको देखना नहीं
ये मुमकिन नहीं कि आपस में पिछला भी आप लोग जब आए थे तो प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इतने प्यार से आपको सलाम किया, आपने उनको किया। नहीं, मैं यही बात, यहाँ पर इतनी अच्छी मोहब्बत है आपस में, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम है सर बुनियादी तौर पर? यही बात मैं बता रहा हूं कि रात को मैं एमपीए है हमारे पार्टी एमपी का, तो उससे मैं बात कर रहा था कि इससे क्या हो गया, ये जो जंग हो रही है, हमारा आदमी शहीद हो गया, इनका आदमी शहीद हो गया, फिर काल दीदी फिर भी शहीद हो गए, फिर अरबों रुपए का नुकसान हो गया, फिर दूसरे दिन हमारा आदमी होगा, फिर हमने काल दी, फिर उसके, तो मैंने कहा कि इससे क्या होगा। कसम से वो राजी था, कहते यार हम बैठने के लिए राजी है, लेकिन अब कोई ऐसा हो, कोई लीडरशिप ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं बड़े जरगे की बात करता हूं, बैठ के सालसी का वो काम कर सकते तो करे ना जी, फिर अगर टाइम गुजर जाए, नहीं अगर टाइम गुजर जाए फिर क्या जरूरत है, फिर तो जिस तरह बंगाल चला गया हम कहते हैं हमारी ये गलती थी, फिर हम सब गलती मानते हैं। देखो सब गलतियां मानते हैं, आप लोगों की तरफ से तो कोई हर्डल नहीं है ना, शाहिद सैयद साहब हो, असफंदियार साहब हो, कोई भी हो, आप लोग यू रेडी टू नेगोशिएट बैठ के? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, होना चाहिए। जब टाइम गुजर जाए फिर अगर फजल रहमान आ जाए या फिर कोई भी, आप लोग भी रेडी हैं इस चीज के लिए सीरियसली? मतलब अल्ताफ साहब और ये लोग मतलब कि बीच में कि इसको मार दिया, उसने मार दिया, शटर कॉल फलाना ये वो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो आप लोग बनाते हैं टॉक शोज में, ये कराची का प्रॉब्लम है, ये कराची की आवाम का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की आवाम का प्रॉब्लम है। कराची में अगर कोई लाश गिरती है तो वो कराची वाले की लाश है, वो पाकिस्तानी खून है और सबका है, और सारे पाकिस्तानी की लाश है, और हर एक को हमें उतना ही दुख होता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो। बात ये है कि इसका हल ढूंढना है। तो उसको मारे, उर्दू स्पीकिंग तो इतना सिंपल अगर होता है तो ये बहुत पहले ही सब कुछ ठीक हो जाता है। हम जाके लोगों के पांव जाके हाथ लगा देते कि भाई खुदा के लिए, इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल के टॉक शो में किया जाता है। बात यही है कि जैसे कि मेरे भाई ने कहा, शाह साहब ने कहा, शाह साहब भी एक इंसान दोस्त आदमी है, अवाम पसंद आदमी है, ये जानते हैं कि ये नुकसान किसका है, कराची का नुकसान है। जब कराची का नुकसान है, सिंध का नुकसान है, जब सिंध का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। कराची जो है, अगर उधर अमन है तो पूरे पाकिस्तान में अमन है। अगर कराची की अवाम में कोई ना कुछ उनको प्रोटेक्शन है और तहफ़्फ़ुज़ है, तो पाकिस्तान का इशारा। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर दो तीन चीजें, एक तो ये कि अभी बात कर रहे थे, शाह साहब भी फरमा रहे थे और मशीदी साहब ने भी फरमाया कि सर सुलह सफाई की बात कोई ग्रैंड जरगा, मौलाना साहब ने अपनी सर्विसेज पेश की हैं और सीनियर आदमी उनकी लोग बात भी सुनते हैं, मानते भी हैं। सोल्यूशन क्या होगा सर? कोई इज देयर एनी वे आउट, या फिर यही जंग झगड़ा, पहले ही सर बिजली नहीं, गैस नहीं, आगे बिल्स इतने इतने के लोग पागल हो गए, खुदकुशियां कर रहे हैं, और पीछे क्या रह गया? ये एक कसर रहती थी सर जो वो भी शुरू हो गई। सर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो वायलेंस कराची में आप देख रहे हैं, आई माई सेल्फ अर्ली जब ये शुरू हुआ, मैं उसका विक्टिम हूं। यूर विक्टिम? यस। ठीक। मुझे पहली गोली 82 में लगी। उस जमाने में अल्ताफ हुसैन वाज अलॉन्ग विद अस इन कराची यूनिवर्सिटी। देखो कराची में जो वायलेंस आप देख रहे हैं, इसको स्टेट स्पॉन्सरशिप मिली इब्तिदाई सूरत में। इसको स्टेट ने स्पॉन्सर किया, लोग डेवलप किए गए, किलर्स, टारगेट किलर्स, हिटमैन। उस जमाने में कुछ शेप मुख्तलिफ था। उस जमाने में दिस वाज बिटवीन द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज वेपनाइज्ड, दैट वाज इस्लामी जमीयत तलबा। वहीं से यह सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद इनकी डेवलप होती है, ठीक है, फिर इनके दरमियान एक जंग शुरू होती है, और अफगान वार के इस पीरियड में पूरा कराची वेपनाइज्ड होता है। क्लाशनकोफ कल्चर का जो असल, अब वेपनाइज्ड हो गया है कराची। मेरे साथ पास मशहदी साहब बैठे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे पास एएनपी के दोस्त बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के इधर नहीं है। वहां कोई ऐसी जमायत नहीं है जिसके मुसल्लह ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और कोई कराची में अगर आपके पास आपका मिलिटेंट फोर्स नहीं है, आप कराची में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इस वक्त की जो सिचुएशन है,
ये जो भी सियासत करेगा कराची में, ये उसकी मजबूरी होगी कि उसको अपने पास वेपन रखने पड़ेंगे और बल्कि उनको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सर जो लोग मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के हुकूमत इसके हाथ नहीं डालती है, उनको लुक आफ्टर करती है, जैसे एमक्यूएम के। मेरी बात सुने। फिर दूसरी बात कि जी एक पश्तून मर गया, हल्ला 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 हल्ला, पश्तून एरिया में जंग शुरू हो जाती है। एमक्यूएम का एक आदमी मारा जाता है, विदिन सेकंड पूरा कराची बंद होता है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त कराची एक टेरराइज्ड, सहमा हुआ, डरा हुआ शहर है। तो आप ये समझते हैं सर कि ये सियासी जमातें जो कराची में तगड़ी हैं, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एनपी वगैरह, या दीगर मजहबी जमातें भी, इन्होंने हाईजैक की हुई कराची की 2.5 करोड़ की। मैं समझता हूं कि इसका एक ही इलाज है कि कराची में विदाउट लुकिंग के ये उर्दू स्पीकिंग है, पश्तून है, बलोच है, सिंधी है, पंजाबी है, आपको कराची में एक सख्त किस्म की एक एक्शन लेना होगा। और कराची को जब तक आप डीवेपनाइज नहीं करेंगे, उसमें एमक्यूएम वाले आते हैं, चाहे वो पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, एएनपी वाले आते हैं, बलोच आता है, सिंधी आता है, उर्दू स्पीकिंग आता है, इसको क्रॉस द बोर्ड जब तक आप नहीं करेंगे ये नहीं होगा। ठीक। हर कोई, ये देखिए मेरी बात सुने, हर कोई अपने लोगों को किसी न किसी लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। हम इसको माने नहीं माने, सर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने बात की बिल्कुल सही बात की। वैसे साहब एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग है ये बिल्कुल या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। नहीं है। तो सर फिर जो इनके बंदे मरते और ये आप पे इल्जाम लगाते तो फिर तो बेस ही खत्म हो जाती है ना। ये आप लोग का मिलिटेंट विंग है? बेस इल्जाम लगाते हैं। तो जिस तरह असला कहा जाता है कि जनाब जितना असला तो लाइसेंस है सबके पास, जो उस जमाने में था, आता है ट्रकों में आता है, सब वो शराब गोट पे जमा होता है। विंग की जरूरत ही नहीं है। अगर हर आदमी के पास असला है तो फिर पूरा विंग हो गया। नहीं, आप लोगों का भी असला नहीं है, इनका भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो कभी नहीं कहूंगा। आपके पास है ना? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? असला क्यों नहीं कहते हैं बिल्कुल असला है। नहीं, वो गैर कानूनी ना, हमारे पास अगर होगा तो वो लाइसेंस्ड है ना, जो कि क्योंकि हमारे लोग एजुकेटेड है। फिर सर मुझे बात है कि आप लोग का बंदा डाउन हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है, शहीद हो जाता है, तो सर ये गाड़ियां जलानी, रोड पे ये टायर फौरन कहां से ले, तो सब सोचते होंगे कि टायर कहां से जमा करके ले आते हैं। एकदम से जरूर लोग निकलते हैं और ये जनाब तोड़ फोड़, बिल्डिंग तोड़ दी, कारोबार बंद, लोगों को थ्रेट। ये एएनपी को और एमक्यूएम के पीछे क्यों आप पड़ गए? मैं तो सर पीपल्स मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल। बीबी बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी दिसंबर 27 मैं भी उसका विक्टिम हूं। आप विक्टिम है या नहीं है? 900 गाड़ियां जलाई गई थी या नहीं गई थी? बैंक लूटे गए थे या नहीं लूटे गए थे? कारखाने जलाए गए थे या नहीं जलाए गए थे? बच्चियों को रेप किया गया था या नहीं किया? क्या आप रेलवे, आप क्या वो पीपल्स पार्टी वाले थे? क्या वो एमक्यूएम वाले थे? क्या वो एएनपी वाले थे? क्या वो नेशनल पार्टी वाले थे? पार्टी का कारकुन थे। तो ये है हमारे पास, ये थर्ड फोर्सेज, फोर्थ फोर्सेज, हिडन फोर्सेस हैं, ये सारा कुछ करने के लिए, इनको हमारे साथ लड़ाने के लिए, हमें इनके साथ लड़ाने के लिए। बात ये नहीं है, बात सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, हर एक को पता है कि जी वो बसें जलाई जा रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। बात है कि हल क्या है, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। सबसे पहले तो आप बैठ जाओ, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल है ही नहीं। एवरीबडी इज नोन, एवरी सिंगल गैंगस्टर इज नोन, एवरी लैंड ग्रैबर इज नोन, उसकी लिस्ट है, उसका कब्जा उसने किया हुआ है। सब उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट इतना ज्यादा है, उसको कौन हाथ डालेगा सर? आपकी आप लोग के सिर्फ 2 बंदे मरे, 2 भाई, ठीक है। आप मुझे बताएं कितनी देर तक तो सर पर्चा ही नहीं कट रहा था, नहीं कट रहा है। उसका अहमद अली को नॉमिनेट किया, मुझे दिखाए ना, बड़ी जाकर पॉलिटिकल विल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर सिंध, आईजी सिंध, पॉलिटिकल विल या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई, उसको अरेस्ट करके दिखाई। अमल में आई सर? नहीं, तो मैं कह रहा हूं दिखा देना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है सर। आप कहते हैं कि हजारों को कत्ल किया, हजारों को कोहिस्तान में भी शियों को कत्ल किया गया है, पारा चनार में भी किया जाता है। और कौन? बिल्कुल सही कहते हैं, जैसे कत्ल करते हैं इतनी बड़ी एडवर्टाइजमंट आती है कि हमने किया है, और वो शक्लें भी दिखाते हैं, सब कुछ का, और वो सही भी समझते हैं। वो कहते हैं कि हमने पता नहीं का अल्लाह ताला को खुश कर दिया, मगर पकड़ता कौन है? कोई नहीं पकड़ता। सबके पास लिस्ट है। आपने बैन कर दी ऑर्गेनाइजेशंस को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फिर खुल गई।
सबको पता है। आप ANP से पूछे, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा में एक नाम दे देंगे, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंतहा पसंद लोग हैं। आप हमें पूछे, हम आपको बता देंगे। आप मुस्लिम लीग को पूछे लाहौर में, वो बता देंगे। आप किसी को पूछे, 4-5 हजार कोई पकड़ेगा, कोई उनको रोकेगा, कोई उनके ऊपर अटैक करेगा, नहीं करेगा, कोई नहीं। जी फरमाइए, बताइए कि ये कहते हैं इसका हल है, ये तरीकाकार है, आप क्या समझती हैं? मैं बिजंजो साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। और ताहिर मशीदी साहब ने भी कहा कि हर पार्टी को भी पता होता है विद इन द पार्टी कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और हुकूमत को भी पता होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान पे अरबाब हुकूमत कर रहे होते हैं, उनके इख्तियारात में सब कुछ होता है। क्या उन्हें नहीं पता? हम एक छोटे से घर का निजाम चलाते हैं, हमें पता होता है हमारे नौकरों में कौन तकरीबकार है, कौन साफ है, ये कौन ड्राइवर है, कौन साफ है, हर चीज का पता होता है। बच्चों का पता होता है और रात का पता होता है कौन किस मिजाज की है। तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि ये तंजीमें क्या कर रही हैं? और वो तंजीमें जब जिम्मेदारी कबूल कर रही हैं, और चाहे वो MQM है या ANP है या कोई भी पोलिटिकल पार्टी है या PPP है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो वो जब वो एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं तो या क्या गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं है उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और उसको करार वाक़ की सजा दी जाए। जब तक हम ये सजाएं नहीं देंगे तब तक ये काम कभी नहीं रुक सकते। पकड़ेंगे तो सजा देंगे, पकड़े जाते हैं लोग। बात सुने, इसे पर्चा दर्ज नहीं होता, पता सबको होता है, ऑफ द रिकॉर्ड सबको पता होता है। रहमान मलिक साहब को भी पता है, मैं हल्फन कहती हूँ, उनको भी पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, प्रेसिडेंट साहब को पता है, जितने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर के अलावा जितने मिनिस्टर्स हैं हमारे बैठे हुए, खा वो सिंध से हैं, खा वो पंजाब से हैं, खा वो बलोचिस्तान से हैं, खा वो ANP से हैं, सबको ये पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। इसका मतलब जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं, अगर हैं तो उसको फिर हुकूमत सरपरस्ती कर रही है ना उसकी, जिस तरह कि फिर आप लोग ठीक फरमाते हैं। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि उनको सजाएं क्यों नहीं दी जाती? कैसे कर सकते? नहीं, वो अगर हुकूमत एक दो को भी ये सजा दे दे तो ये सारा माशरा ठीक हो सकता है। जब जजा और सजा का तस्वर ही नहीं तो फिर लोग तो खुद खेल के खेलते हैं ये कि ठीक है जी, वो बच गया, मैं भी बच गया, वो भी बच गया। तो सही बात है, अबाव बोर्ड कदम उठाना होगा। ये कब तक मैं कहती हूँ लिसानी बातों पर हम न जाए। साहब ने भी बात की, यही बात अभी मैंने सुनी उनकी। मियां इफ्तिखार साहब का भी ये कहना था कि उन्होंने कहा जी अगर अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होनी है, वो जो क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होना है, सबसे पहले ANP से लगा शुरू करें। सर ये सियासी बयान की हद तक बात है, ये असल में भी आप अलाउ करेंगे जिस सुराब गोट में आए फौज और फिर ये असला जो है ये उठा के पानी की टैंकियों में ना छुपाया जाए, बिल्कुल क्लियर किया जाए। नहीं जी, देखो हमारी तो पहले दिन से पॉलिसी, हम तो खैबर पख्तूनख्वा में विक्टिम है ना जी, उन लोगों के एक तो दहशतगर्द है जिसका कोई इलाज ही नहीं है जी, वो तो अमेरिका के पास इलाज नहीं, नाटो के पास इलाज नहीं, वो तो उसको तो हम निमट रहे हैं ना जी। अब कराची में तो अगर MQM वो भी सियासी जमात है, अगर पीपल पार्टी है वो भी सियासी जमात है, सियासत हमने करनी है, लेकिन सियासत तो तब करेंगे जब मुल्क में अमन होगा और कराची होगी तो सियासत होगी ना जी। मैं ये कहता हूं कि अब एक सीट दो चले जाने से या आने से इस पे हमारा झगड़ा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अगर हमने सियासत करना है तो फिर कराची को साफ सुथरा करना है तो कराची होगी तो सियासत भी होगी। मैं शायद से ने कहा है या पार्टी ने कहा है कि फौज आ जाए, तो फौज इसलिए आ जाए कि ऑपरेशन, क्योंकि अगर एक नसूर बन गया है उसका इलाज ही ऑपरेशन है। सर अपने लोगों के खिलाफ कैसे ऑपरेशन करें? स्वात की वो मिसाल देते हैं, स्वात में तो मसला कुछ और था, डायनामिक्स उसके मुख्तलिफ थे। फौज कहाँ जाए? तो साफ सुथरी बात है ना जी। देखो ये कह रहा है कि MQM और NP और पीपल पार्टी वाले बैठ गई और तमाम लोगों का नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या फौज ये मसला करेगी या इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए? अगर पुलिस नहीं पकड़ती, तो अगर रेंजर की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, फौज पॉलिटिकल विल नहीं, पॉलिटिकल विल तो ये है कि तमाम पार्टी आपस में बैठ गई और लिस्ट दे दी पुलिस वालों को, रेंजर वालों को कि ये तकरीबकार है, ये रेंजर को भी दी, पुलिस को, उन लोगों ने नहीं पकड़ा। अगर वो नहीं पकड़ते तो फिर क्या करें? पॉलिटिकल तो पार्टी ये कर सकती है कि वो कहे कि हम अपने जो भी हमारा आदमी पकड़े जाए, हमारे नाम से जो भी हो, जो तकरीबकारी करता है उसको पकड़े, हम उसको कोई उसको छुड़ाने नहीं आएगा। तो और क्या कर सकते हैं? फिर ये भी कराची में हुआ है कि पुलिस वाले जो बंदों को पकड़े गए, बयान दे रहा है वो बंदा मरते हुए, पुलिस वाला उसको कहता है भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो पेटी उतार दी जाएगी। तो जब वो बात कर रहे हैं कि सर इतनी ज्यादा पोलिटिसाइज किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, DCO से लेकर के आपके सारे पुलिस के, फिर कौन सी चीज रहेगी जी? तो सिर्फ फौज ही रहेगी ना, तो फौज पकड़ के गोली तो नहीं मार सकती। फौज ने भी सर एक प्रोसेस की तरह चल रहा है ना, पकड़ के थाने में जमा कराएंगे, वहां से निकल जाएंगे। एक बंदा वो कहते हैं पकड़ा नहीं, अलहदा करें, लॉ एंड ऑर्डर को अलहदा करें, लॉ एंड ऑर्डर को आप उसकी रॉटननेस को निकालें,
उसके अच्छे अफसरों को पोस्ट करें, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनको आप पोस्ट करें, उनको विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनको काम करने दें, और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल के बैठ के इसका हल वो पॉलिटिकली तो अग्री करें, जो कर रहे हैं वो सही करें, और अबव बोर्ड करें विदाउट विक्टिमाइजेशन ऑफ एनी पार्टी। सर्व्ड एज एन ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी, और आप तो बेहतर एक डिसिप्लिन था, एक सिस्टम था, विल की बात आती है, जहां विल हो पॉलिटिकल विल एंड ब्रेक लेते हैं जी। फिर मैं चाहूंगा अपने चारों मेहमानों से क्विक इनसे लेके एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर सोल्यूशन है कराची का। विल जस्ट बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। बजिंदर साहब ये फरमाएगा, क्योंकि लास्ट आखिरी 7-8 मिनट हो गए मेरे पास, मैं चाहूंगा सर आपके ख्याल में, सिंस यू आर वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, आपने सब अच्छे बुरे हालात देखे इस मुल्क के सारे कुछ, एक तो सर बताइए कि सोल्यूशन है, वायबल सोल्यूशन है, और अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए, क्या, व्हाट डू यू रिकमेंड? सर पहले तो इन 3 जमायतों को फेयर होना पड़ेगा, ठीक, ANP, MQM और पीपल्स पार्टी, ठीक हो गया, एक कि क्रिमिनल इज क्रिमिनल, और इसके लिए फौरी तौर पे फौज बुला के जो मुतालबा होता है वो भी ठीक नहीं लगता। ठीक, ये तीनों फेयरली ये फैसला करें कि हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जिस तरह रेंजर्स आई थी जो प्रोसेस रेंजर्स ने शुरू की थी उसको खत्म नहीं होना चाहिए था। इट मस्ट बी कंटिन्यू मोर देन 2 years कम से कम, कि आप उस क्रिमिनल को जब तक रूट आउट नहीं करेंगे, उसके सारे बेसिस खत्म नहीं करेंगे। आप 2-4 दिन का हल्ला गुल्ला करते हैं, वो जो बलोच है बलूचिस्तान चला जाता है, सिंधी है सिंध चला जाता है, उर्दू स्पीकिंग के और चला जाता है, आफ्टर 10 days दे विल बैक। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें जमायतों को फेयर होना पड़ेगा, और उन क्रिमिनल के खिलाफ आपको ये जो ऑपरेशन है, जो भी आप उसको नाम दें, ये कंटिन्यू होना चाहिए। और दूसरी जो शुरू में सबने ये बात की, आप भी कर रहे हैं, बशदी साहब भी कर रहे हैं, कि ये जो पोलिटिसाइज आपने किया एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको इससे निकालना होगा। कोई पोलिटिसाइज करप्ट ऑफिसर दुनिया में अमन ला ही नहीं सकता है। अब मुसीबत यह है कि सिंध में और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मांग जो है वो करप्ट ऑफिसर्स की है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान में कोई भी जगह हो। द करप्ट ऑफिसर इज अ मोर डिमांडिंग ऑफिसर इन दीज 2 provinces। अब इनके हाथों इतना बड़ा, जहां 50,000 के करीब क्या वो हथियारबंद लोग हों, तो ये उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? इतनी आपकी पुलिस नहीं है जितनी आपके पास बंदा। तो सर प्राइमरीली नीट क्लीन पुलिस ऑफिसर्स विल के साथ तीनों जमातें बैठे और क्रॉस द बोर्ड इसको सही तरीके से क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। बशीर साहब, सबसे पहले होगा या विजुअल थिंकिंग है बजिंदर साहब? नहीं, हो सकता है, पहले हुआ है और हो सकता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल विल जो है वो तो एक गवर्नमेंट जो मेन कोalition पार्टनर है उसने दिखानी है, क्योंकि जिसके पास होम मिनिस्ट्री होती है उसी के पास पुलिस है, उसी के पास बाकी रेंजर्स है, उसी के पास सारे एक्शन है। तो दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने अपनी प्रोविंशियल लेवल पे ये दिखानी है कि जी वी वांट ए क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन इन कराची एंड नो क्रिमिनल विल बी स्पेयर्ड, वेदर ही बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली और वेदर ही बिलोंग्स टू the sweeper's family, whether he belongs to one party or the other party, irrespective of party, caste, creed, color, religion, anything. He must be, if he's a criminal, he must be treated like a criminal. Number 2. Number 3, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सवाए अल्ताफ हुसैन भाई के, कोई आज तक मुझे कोई किसी का बयान दिखा दो कि खुदा के लिए अमन लाओ, खुदा के लिए आप लोग पीसफुल रहो कराची में, खुदा के लिए ना जोश में आओ। ये सबको, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कहना है कि कराची में अमन और आप लोग ठंडे रहो और एक दूसरे से ना लड़ो। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना है। डायलॉग इज द बेस्ट पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड ओवर। डायलॉग करके आपस में जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म करें। और चौथी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कराची को कराची वाले समझें। कराची में सारी कौमें बसती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे फ्लरिश करती हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जाके जलसे करती हैं, जुलूस करते हैं। कराची सबका शहर है, कराची में अमन जब होगा तो सब फूलेंगे फलेंगे और कराची में
जो भी कौम है, जो आए हैं, सब ने कराची में कंट्रीब्यूट भी किया है और सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे और सब मिल के रहें। जब कराची है तो सब कुछ है। और ये जो माफियाज हैं इनका एंड पे लाया जाए, इनके ऊपर ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि ये सारे माफियाज खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक माफिया एग्जिस्ट करते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं हो सकती, इसलिए कि वो करोड़ों रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं टू ऑपरेट, और जब एडमिनिस्ट्रेशन को करोड़ों रुपए मिलेंगे वो किसी एक्शन नहीं लेंगे। ताहिरा औरंगजेब साहिबा जी, हल बताइए। मैं तो ये कहती हूँ कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। जब तक हम करप्शन पे काबू नहीं पा सकते, हम अमन नहीं ला सकते। जो एक पुलिस ऑफिसर है, जब वही करप्ट होगा और उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चाहे अंडर टेबल ही कह लें, कैसे कह लें, अपनी बड़ा खुल के बोले सपोर्ट करती हूँ, काफी देती हूँ, उसे पैसे लेती हूँ। हाँ, वो भत्ता लेते हैं, एक किस्म का सीधी बात है। तो जब वो महाना उनके घर में जाएगा तो जो मर्जी को दंदनाते फिरे, दिन दिहाड़े में जराइम करे, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन होती है, उन्हें थानों की प्रोटेक्शन होती है, उन्हें पुलिस की वर्दी। मैं तो मेरे भाई बिजंजू साहब ने कहा आर्मी के लिए, मैं कहती हूँ क्यों पुलिस तनख्वाही नहीं लेती? हर मसले का हल आर्मी नहीं है। तो जब हम पुलिस को तनख्वाहें देती है तो हम पुलिस को ये भी बताएं कि कराची में अमन के लिए क्या इकदाम करने। देखा था आपने फायरिंग को कैसे छुप के भाग गए थे। लेकिन एक बात है कि ये अमन कायम करने के लिए पुलिस पे हम उस वक्त प्रेशर डाल सकते हैं जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी टेबल के एजेंडे पे एक होंगी। जब वो देखेंगे ये यक आवाज हो गई है और यक जबान है, तो फिर उन्हें मुसीबत पड़ जाएगी हर पुलिस ऑफिसर को कि अब हमें अपने इलाके में, अपने थानों में इसके लिए कुछ करना है। अब तो ये हालत है कि जो पैसे न दे उसकी FIR नहीं काटी जाती। तो जब FIR नहीं काटी जाएगी, इब्तदाई रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो हम जुराम पे काबू कैसे पाएंगे और हम किस तरह से मुजरिम को पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे? फरिश्ते लेके कहां से आएंगे पुलिस के? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये बातें तो बड़ी सही है, लेकिन ये फरिश्ते मिलेंगे कहां से? अच्छे लोग हैं। शाह साहब ये मुझे फिरवाएं, शाहिद सैयद साहब के घर तो जुल्फिकार मिर्जा खाना खा लेते जाके। कोई एक बात करने लगा हूं कि ये मुमकिन है कि कोई एक फ्लाइट में बैठे हैं शाहिद सैयद साहब, साथ में जुल्फिकार मिर्जा साहब, पुरानी तलखियों को खत्म करें और इल्ताफ हुसैन साहब अच्छी सी हलीम बनाए और ये तीनों भाई बैठ के खाएं, कितना सुकून आ जाएगा। सोच सकते हैं आप? क्यों नहीं हो सकता? ये इसको कैसे मुमकिन? ये तो देखो जी, ये बड़ी जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में मेरे भाई मुझसे इत्तेफाक करेंगे। बैरूनी बड़े दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन ये MQM की जिम्मेदारी बनती है जी, क्योंकि 40 MP है उसकी कराची में, 25 MNA है, 7-8 सेनेटर है, गवर्नर है, उसके मिनिस्टर है, काफी सारे जी, हम मानते हैं बिल्कुल। तो सब अगर जमा होके पूरे कराची में ये लोग संभाल सकते हैं, और अगर कोई भी जो MP होता है, MNA होता है, उसका बहुत हाथ भी होता है, उसके लोग भी होते हैं। तो इस तरह मैं कहता हूं कि चूंकि ये कराची की सबसे बड़ी पार्टी है, कराची में इसकी से है, कराची में इसका गवर्नर है, तो ये इनिशिएटिव इसका लेना चाहिए कि ये ज्यादा जिम्मेदारी कबूल करे और तमाम पार्टियों को एक जगह पे, जिस तरह आपने कहा फजल रहमान साहब या नवाज शरीफ साहब या और कोई कौम परस्त पार्टियां, वो बैठ के, लेकिन फिर वो जो एहतसाब हो फिर सही हो। जिस तरह आप कहते हैं कि तमाम क्रिमिनल और गैंगस्टर जो है वो किसी भी पार्टी के नहीं होते, इसलिए मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी MQM को बहरहाल कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है, इसके लोग ज्यादा मुंतखब है और ज्यादा कराची का सबर इन लोगों ने कहा है। जरूर है। और आपकी बात यह कि पाकिस्तान हुकूमत में भी है, इधर भी रहमान मलिक पीपल्स पार्टी से, उधर अपने वसान साहब जो है वो भी पीपल्स पार्टी से, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बात ये नाज़रीन कि यहाँ पर बड़ी विजुअल थिंकिंग भी लगती है, लेकिन बात यह कि कराची है, पाकिस्तान है, सिंधी पंजाबी कुछ भी नहीं, हम सब एक हैं। हमारे बैरूनी दुश्मन बहुत ज्यादा है, किधर किधर हमारे पीछे साजिशें हो रही हैं, आप लोगों को पता है किस तरह के मुल्क के अंदरूनी हालात हैं। और इस पे सोने पे सुहागा ये कि हम आपस में अगर लड़ पड़ेंगे, बजाय कि एक यूनिट बने, वो कायदे आजम की मैं कहता हूँ बात सुने, वो यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन माशाल्लाह आपके सामने, फेथ हर बंदे का अपने आप जो करप्शन कर, अगर फेथ हो तो करप्शन ना हो, और यूनिटी माशाल्लाह जो थोड़ी बहुत थी वो आपस में, कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई बलोची, ये हम इन चक्रों में पड़ गए। बात सिर्फ इतनी सी जी के सिर्फ लीडर्स ही हमारे सोच लें। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान, काश कि वो दिन आ जाए और हमारी जिंदगियों में वो दिन आ जाए कि तब सब बैठ के अमन से बात करें, और वो जो बड़े अच्छे अच्छे गानों में वीडियोस दिखाए जाते हैं, हम सब जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, वो वाकई हकीकत में हो। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच। अपने बहुत मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, 4 मेहमानों को जी। इंशाल्लाह कल 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।